फिर से एक बार नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम अजय त्यागी है। मैं एफपीआरटी का बोर्ड मेंबर आपका आज स्वागत करता हूं एफपीआरटी के वीकली सेशन में, जो हर फ्राइडे को होता है। और जो अभी मैं देखता हूं कि ये हमारे इंडिया के कोने कोने से हमारे जो दोस्त हैं इसको ज्वाइन करते हैं और बाद में यूट्यूब पर भी सुनते हैं, तो इससे हमें अपने प्रयासों की सार्थकता नजर आती है कि हम जो कम्युनिटी के डेवलपमेंट में जिस विजन को लेके एपीआरटी की शुरुआत हुई थी 2016 में, वहां से उसकी तरफ हम जा रहे हैं। अब जैसे कि हमारी परंपरा है कि हम अपने सेशन की शुरुआत शेयरिंग से करते हैं। पिछले एक हफ्ते में किसी भी दोस्त का कोई भी काम ऐसा हुआ हो कि जिससे हमारे जो बाकी दोस्तों को फायदा हो सके शेयरिंग से, तो वो हमें अपना डिजिटल हैंड रेज करेंगे और मैं राजेश राठौर जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि उनको अलाउ करें बोलने के लिए। किसी का हाथ उठाया? अभी नहीं उठा। ये अमित जी, आपने चैट बॉक्स में मीटिंग का लिंक भेजा है? वो आप किसी से मीटिंग का लिंक शेयर करना की बात हो रही थी ना, तो मेरे को लगा मैं लिंक शेयर कर देता हूँ। चलो मैंने ठीक जूम है, ऐप ठीक से है। निकाल के कर दिया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। आपको अमित जी, पर्सनल मैसेज भी आप कर दिया। कुछ कहना चाहेंगे? आप। सर, मैं ये कहना चाहूंगा कि हम एक सामाजिक प्राणी हैं और एक बहुत बड़ी संस्था से जुड़े हैं। और मैं ये कहना चाहूंगा, इतना कमाओ कि समाज के लिए भी कुछ कर सको। और अतुल जैन जी का एक सेशन हुआ था 2 दिन पहले बीआईटीवी के प्लेटफॉर्म पे। और मैं सबको ये बताना चाहूंगा, उन्होंने अपनी ब्रांडिंग की बजाय एफपीआरटी की ब्रांडिंग की कि भाई मैं एफपीआरटी से बिलोंग करता हूँ, जबकि उनके पर्सनल अचीवमेंट बहुत बड़े हैं। लेकिन उन्होंने एफपीआरटी की चर्चा की। और ये दिखाता है एक व्यक्तित्व को कि हम इतना कमाएं कि हम समाज के लिए कुछ कर सके। तो एफपीआरटी समाज के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है, स्पेसिफिकली द इंश्योरेंस एडवाइजर कम्युनिटी। ये जो सेशन हर सुबह फ्राइडे को होता है, बहुत कुछ उसमें सीखने को मिलता है। तो मैं यही कहना चाह रहा था सर। थैंक यू। धन्यवाद आपके वैल्यूएबल इनपुट का अमित जी। हमारे परम मित्र अशोक कालरा जी भी सेशन में आ चुके हैं, हालांकि ठंड का प्रभाव उनके सर पर दिख रहा है। ठीक है ना, थोड़ा सा ह्यूमर में डाल देता हूँ। तो आप भी कुछ अपना इनपुट दीजिए आज ये मॉर्निंग में। नो डाउट। ये ठंड के समय में अपने आप को तैयार करना, अपने आप को अ, इस लायक बनाना कि हम मॉर्निंग में अपने लिए भी कर रहे हैं और साथ में कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं, तो ये एफपीआरटी का अपने आप में एक बहुत बड़ा योगदान है हमारी फ्रेटर्निटी के लिए, जो सभी के जीवन में कुछ ना कुछ योगदान कर रहे हैं। और मैं इस ठंड के मौसम में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, जैसे गर्मियों में हम अक्सर दिन में 3 बार भोजन लेते हैं, नाश्ता, लंच और डिनर। लेकिन सर्दियों में ये थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ जाती है, तो 3 की जगह पे 4 बार या 5 बार अक्सर हम खाना खा लेते हैं। तो मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि जैसे गर्मियों में हम 3 लोगों से मुलाकात करते हैं तो 3 बार नाश्ता, लंच, डिनर करते हैं, तो अगर सर्दियों में 5 बार कर रहे हैं तो मुलाकातें 5 कर दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि जब भी खाएं किसी के साथ खाएं तो रिजल्ट बहुत बेटर होंगे और हमेशा आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा। थैंक यू। अभी शेयरिंग के लिए किसी का हाथ शायद शायद नहीं उठा है। एक हम्म, बात कहना चाहता हूँ, सबको राम राम। हाँ हाँ चाचा, मैं आप ही को इनवाइट करने वाला था। देखो, समर्पण इसे कहते हैं चाचा जी। हमारे पूरे ग्रुप में, पूरे फोरम में, बोर्ड में या कम्युनिटी में मेरे ख्याल से सबसे सीनियर होंगे, शायद सुदेश मग्गू जी इनके आसपास होंगे या बड़े होंगे इनसे। और इनका समर्पण देखिए, इनका भी 2 या 3 दिन पहले कैटरेक्ट की सर्जरी हुई है। और वाह। ये फिर आज भी सुबह 8 बजे यहाँ पर है। नहीं तो बहाना, इन्हें कुछ काम करने की जरूरत नहीं है। बच्चे सेटल हैं, पोते पोती हो रहे हैं, फिर भी फायर देखिए इनकी, कि ये हर सेशन में हर जगह अवेलेबल होते हैं। चाचा बोलिए, आप क्या बोलना चाहते हैं? मैं ही कह रहा था भाई, वीडियो मेरा बंद रहेगा आज। हाँ ठीक मैं है, ना, ठीक। हाँ तो आप क्षमा बंद कर लो, करना। आप अभी भी कैमरा बंद कर लो और आराम से कंफर्टेबल होकर बोलो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ, तो मैं वही क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मेरे को अभी मना है हम्म। और सामने बैठने के लिए। बाकी
ये है सर्दी। देखो ऐसा है ना कि मैं ये सोचता हूँ कि जिसको काम करना है ना, सर्दी गर्मी हर साल आती है, हर साल जाती है। और जो काम तो हमें करना है तो करते रहना चाहिए। अगर ये बाहर के एनवायरनमेंट से हम रुक गए ना, तो फिर तो हमारा आगे का चक्का भी रुक जाएगा। तो मेरी तो सबसे यही प्रार्थना है, सर्दी है गर्मी है, प्रिकॉशन हमारे पास है, हम लेंगे। और लेके अपना जो काम करना हमें करते रहना चाहिए। मैं तो सिर्फ इतना ही बात कहना चाहता हूँ। अमित जी ने फिर से हाथ खड़ा किया। यस यस अमित जी। सर, अभी कालरा साहब ने एक बात बोली थी कि खाना ज्यादा खा रहे हो तो मीटिंग ज्यादा करो। तो मैं इस बात में दो और शब्द अर्ज करना चाहता हूँ कि क्या है जी, मीटिंग तो सर्दी में कम होती है, चाय की चुस्कियां लोग ज्यादा लेते हैं। तो कोशिश करो ग्राहक के घर जाके चाय पीने की, और ग्राहक के घर जाके चाय ना पी पाओ, अपने ऑफिस या अपने घर में चाय पियो। तो मैं एक फॉर्मूला कॉपी करता हूँ और लोगों को सिखाता हूँ कि एक कप चाय मतलब 5 फोन कॉल। अगर सर्दी में चाय की चुस्कियां ज्यादा ले रहे हो तो टेली कॉलिंग भी ज्यादा कर दो, वो ज्यादा आसान है। अगर 3 कप चाय ज्यादा ले ली तो 1 कप चाय मतलब 5 फोन कॉल, और 3 कप ज्यादा चाय मतलब 15 फोन कॉल कर लो, आपकी मीटिंग सेट हो जाएंगी। थैंक यू सर, ओवर टू यू। थैंक यू अमित जी। चलिए ठीक है, तो अभी मैं बहुत शानदार इनपुट दिया अमित जी आपने। यदि हम इस पे बात कर लें, हम 3 कप चाय पी लें और 15 फोन कॉल कर लें, तो मैं बताऊं इतना काम आ जाएगा, इतना काम आ जाएगा कि आप अपनी ब्रांच, आप अपनी डिवीजन टॉप कर सकते हो। सिंसियरली इस काम को आप 6 महीने करो, या आप जिस भी फील्ड में हो, आप म्यूचुअल फंड बेचते हो, आप हेल्थ इंश्योरेंस बेचते हो, उसमें आप टॉप टॉप पर ही रहोगे। आप उस मतलब सर्वोच्च स्थान पर अपने ब्रांच में, अपने डिवीजन में, अपने रीजन में रहोगे आप। चलिए दोस्तों, मैं ज्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि आज के हमारे जो स्पीकर हैं ना, वो बहुत ही डायनामिक डायनामिक स्पीकर हैं। मैं 2022 में दुबई में उनसे मिला था, तो तभी बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। उस वक्त मेरा इनसे कनेक्ट नहीं बन पाया, लेकिन अब आज की डेट में सिर्फ आप चौथा साल है, और मैं मानता हूं कि मेरे को ऐसा लगता है जैसे मेरे 40 साल पुराने दोस्त हों। सर्दी बिल्कुल नहीं मानते, ठीक है ना। इनके सर पे कालरा की जगह कोई, कालरा जी की तरह कोई कवर नहीं रखते हैं। बहुत ही डायनेमिक पर्सनालिटी है। नाम पुनीत नरूला है, लुधियाना से बिलोंग करते हैं साहब। और ये ये माइलस्टोन। पेट की 3 मिनट के लिए दवाई डाली जाती है। अच्छा चाचा, म्यूट कर लो आप अपने आप को। और नाम पुनीत नरूला है, लगभग 3600 फैमिली को सर्व करते हैं। और सिर्फ 2011 से, हम तो बोलते हैं हम 97, 96, 95 के एजेंट हैं या 80s के एजेंट हैं, सिर्फ 2011 से इन्होंने काम शुरू करा है। 3500 से ज्यादा फैमिली इनके पास है। बहुत सारे इंटरनेशनल अचीवमेंट इनके पास हैं। और जहां तक मैं, पुनीत जी यदि वो मेरे को करेक्ट करना बाद में चाहे कर लेना, ये टॉप 10 में रहते हैं न्यू बुपा हेल्थ इंश्योरेंस के साथ, पैन इंडिया, हमेशा जहां तक मैं जानता हूं। इतने बड़े व्यक्तित्व को यदि हम घर में, भाभी जी हैं, 2 बच्चे हैं प्यारे प्यारे से, काम के प्रति समर्पण है और दूसरे लोगों की सेवा करके आगे बढ़ रहे हैं। ये कहते हैं कि मैं होलिस्टिक फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोवाइड करूंगा जिसको भी, मतलब उसको 360 डिग्री फाइनेंशियल प्लानिंग करूंगा, करेंगे जिसकी भी करेंगे, उस हिसाब से काम करते हैं। जो ग्राहक इनका हो जाता है वो इनका परमानेंट हो जाता है साहब। तो ऐसे व्यक्तित्व को बुलाने के लिए मैं चाहता हूं कि आप इतना शानदार स्वागत करें, चैट बॉक्स में तालियां बजाएं, बुके दें, फूल बरसाएं। वेलकम पुनीत जी, आपका स्वागत है एफपीआरटी के बोर्ड पे, प्लेटफॉर्म पे। अब स्टेज इज योर्स। हम ये सेशन जो है इंटरेक्टिव चलेगा। हम सवाल पूछता रहूंगा मैं इनसे, जो भी कुछ बोलेगा बोलेगा, क्योंकि ये प्रोफेशनल स्पीकर नहीं है, ये परफॉर्मर है। और परफॉर्मर से निकलवाने के लिए उस हमें थोड़ी खुदाई करनी पड़ती है। ठीक है, पुनीत जी आपका स्वागत है। थैंक यू अजय जी, थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू। आप मुझे स्पेशली तो पहले तो इस चीज़ के लिए थैंक्स कहूँगा कि आपने जो ये प्लेटफॉर्म आपने क्रिएट किया है, ये पहले ही बहुत ही तारीफ के काबिल है। मैं भी आगे इस कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहूँगा। मुझे जरूर फॉर्मेलिटीज बताइएगा सो दैट आई कुड ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ दिस फोरम।
और कि आप एज अ एडवाइजर कम्युनिटी को आगे बढ़ाने के लिए और उनकी नॉलेज अपग्रेड और अपनी हम अपने डेली एक्टिविटीज को आप लोग यहाँ शेयर करते हैं ताकि हम एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस के साथ सीख सकें। दिस इज रियली वेरी कमांडेबल वर्क विच यू आर डूइंग, बहुत बढ़िया कर रहे हो आप। और स्पेशली जैसे आपने कहा कि मैं कोई प्रोफेशनल स्पीकर नहीं हूँ, मैं भी सब जैसे आप लोग एज एन इंश्योरेंस एडवाइजर है, मैं भी वैसे ही में से एक हूँ। और इसलिए मेरे पास कोई अ, आपको देने के लिए इस समय कोई वैसा कोई ज्ञान या कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन वगैरह नहीं है। जैसे अजय जी ने जो जो मुझसे पूछते रहेंगे तो मैं उसी आपको जवाब देता रहूंगा। और बाकी कमिंग बैक टू द पॉइंट, कोई प्रेजेंटेशन ना देते हुए मैं सिर्फ आपको अपना एक्सपीरियंस ही शेयर करना चाहूंगा। और सबसे पहली चीज, कुछ भी बात करने से पहले मैं आप सब लोगों से बस यही चीज पूछना चाहूंगा कि हम लोग सब एज ए इंश्योरेंस कंसल्टेंट, एज एन इंश्योरेंस एडवाइजर, हम जैसे अपने आप को बुलाते हैं, तो हम इस काम में आए तो क्यों आए, वाई वी हैव एंटर्ड। कोई भी कोई जवाब देना चाहे, क्यों इसी काम में ही क्यों आए, हमने कोई और काम क्यों नहीं किया। कोई भी हाथ खड़ा करके अपना जवाब दे सकता है, हम दो तीन लोगों का जवाब लेंगे। और कोशिश कीजिए वो बोले जो अभी तक ना बोला हो। कोई काम नहीं मिला पार्ट टाइम इनकम इसीलिए। लिखा है अमित जी ने। हाँ, ये एनाक्सी कोई मैडम बोल काम रही है। नहीं मिला, इनाक्षी जी ने बोला। बहुत बढ़िया, दो लोगों ने जवाब दिया। और कोई रिप्लाई करना चाहेगा। चलिए ठीक है, शुरू क्यों करते हैं। पुनीत जी। अजय सर, हाँ जी। आप अजय सर आप क्यों आए थे। मैं तो सर आया था एक तरह से, मतलब कि इनकम की सिक्योरिटी के लिए मैंने एलआईसी से शुरू किया था। और मेरा अपना कोचिंग सेंटर था 2000 2099 2000 तक। तो कुछ फैमिली में इंसिडेंस हो गया, तो वो मेरा 6 महीने का ब्रेक हो गया था उस वहां तक जाने से, तो मेरी इनकम स्टॉप हो गई थी पूरी। तो फिर मैंने सोचा कि कुछ ऐसा काम किया जाए कि जिसमें कुछ, यदि मेरे को बीमार भी हो जाऊं तो कुछ रिन्यूअल इनकम, मतलब एक रॉयल्टी टाइप की इनकम आती रहे, जैसे सरकारी नौकरी नौकरी में आती है। 97 में मैं एजेंसी ले चुका था एलआईसी की। तो फिर मैंने दिमाग लगाया, तो मैंने कहा इसी काम को थोड़ा बढ़ा लेते हैं। और 2005 में मैं फुल टाइम हो गया था, एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से जुड़ के आईओई से, फिर मैं फुल टाइम हो गया था। बस फिर आगे की यात्रा चल पड़ी, अपनी तो निकल पड़ी। बहुत बढ़िया, उमेश जी यही ने चीज ही हैंड मैं रेस किया। और आप मैं सबसे बात देखिए करना चाहता एक हूँ। बात। हाँ, आप बोलिए चाचा, बोलिए। जी जी चाचा जी। हाँ भाई, मेरी 85 में शादी हो गई थी। 1028 रुपये अच्छा, तनख्वाह थी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। अपने क्या मन में बात। था कुछ और कमाना, पूंजी थी नहीं। तो बिना पूंजी का क्या काम किया जा सकता है। तो मेरे दिमाग में यह है कि एलआईसी की एजेंसी ले लो। तो 88 से मैंने एजेंसी ले ली। ये पर्पज था मेरा। ठीक है ग्रेट चाचा। ग्रेट सर। उमेश सैतल जी ग्रेट। ने हाथ खड़ा किया था, कुछ कहना चाहते हैं? आप अपने आप को अनम्यूट करिए उमेश जी, बोल नहीं पा रहे हैं। इनके शायद कोई कनेक्शन बात में नहीं। कुछ प्रॉब्लम है। सुमन कुमार, एमडीआरटी यूएसए। जी नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग आप सभी को। जी। मेरा सर 9 जुलाई 2021 का एजेंसी है सर। मैं हम्म। वैसे ही बैठा हुआ था लॉकडाउन में, फेसबुक स्क्रॉल कर रहा था, उसी समय एडवर्टीजमेंट आया सर का। और मैं जुगाड़ में था ही, जो खाली बैठा हूँ कुछ ना कुछ करना चाहिए जीविका चलाने के लिए। तो वहां से मैं एजेंसी स्टार्ट किया 9 जुलाई 2021 को। और लगातार 4 साल से कंटिन्यूस 22 23 24 25 से एमडीआरटी हूँ। और करीब 900 मेरे पॉलिसी होल्डर हैं, उनको मैं सर्विस ग्रेट। देता हूँ। आप कौन से शहर से हैं सुमन जी? मधुबनी से सर, बिहार से। बिहार से। देखो, मधुबनी से डायरेक्ट लाइव सुन रहे हैं पुनीत जी आपको लोग बाग। ग्रेट ग्रेट बेंगलोर के सुबोध ग्रेट पंडित जी भी हैं हमारे पास, देहात के भी लोग हैं। ठीक है। ग्रेट। अभी अ, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ। जी। क्या कहते हैं पुनीत जी, आप क्यों आए इस धंधे में, ये बताइए।
बिल्कुल। मैं इसीलिए पूछ रहा था। अब मेरा पूछने का मकसद यही था कि हम सबकी स्टोरी सेम ही है ना। हम्म, और कोई भी किसी से अलग नहीं है। हर किसी का मेन मकसद यही था कि बिना पैसे के एक्स्ट्रा पैसा कमा लें, हम्म, यस ज्यादा सर, यस पैसा सर। कमा लें, और बिना कोई इन्वेस्टमेंट किए, बिना कोई एम्प्लॉयज रखे, हम एक इनकम जनरेट कर पाए। मैं अपनी स्टोरी के बारे में बात करूं अगर, तो मैं इस बिजनेस में कैसे आया और क्यों आया। मेरा इस बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले, जैसे 2011 में मैंने अपना काम स्टार्ट किया, उससे पहले मैं एज एन एम्प्लॉय था। मैं एक एज अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव था, जो कंपनी का नाम था एलर्गन फार्मा। यूएस बेस्ड कंपनी थी, ऑप्थेल्मोलॉजी आईज की आई ड्रॉप्स बनाती थी। और मुझे रोज के डेली टारगेट्स होते थे, डॉक्टर्स के क्लिनिक में जाना होता था, और उन्हें वही नए नए जो मॉलिक्यूल्स आते थे अपना दवाइयों के, आई ड्रॉप्स के, वो समझाने होते थे। कंधे पे अपना वो बैग होता है जो मेडिकल रैप के, वो होता था, और फिक्स सैलरी होती थी। और इस तरीके से रिस्पेक्टेबल जॉब थी। लेकिन आपको सबको मालूम है कि एज एन मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की एक फिक्स जॉब होती, फिक्स सैलरी, जो पैसा कमाने वाला काम है वो फिक्स ही था। कोई इंसेंटिव या कोई भी कुछ ग्रोथ वगैरह वहां पे नजर नहीं आती। लेकिन अंदर कुछ बस मेरे यही रहता था कि अगर जिंदगी में कुछ और एक्स्ट्रा करना है, कुछ और बढ़ना है, तो सैलरी के आगे भी कुछ सोचना पड़ेगा। फिर बस मेरा दिमाग में यही चलता रहता था कि कुछ और कैसे करूं, कुछ और कैसे करूं। और जो मेरा बॉस होता था, उसे मैं देखता था कि वो भी मुझे आज भी याद है, वो भी बाइक पे आता था। तो मेरा दिल होता था कि मेरे पास भी कार हो। मेरे पास उस टाइम स्कूटर होता था, बजाज चेतक, है ना। तो मुझे ये होता था कि बस गाड़ी कैसे आएगी, कि मेरे बॉस के पास भी बाइक है, तो मेरे पास तो जब मैं इसके लेवल पे पहुंच जाऊंगा तो मेरे पास भी बाइक ही होगी। तो हम्म, उसके बाद मेरा इंटरेस्ट फाइनेंस में था। तो मैंने खुद, जैसे आपने भी बात करी, कुछ लोग क्या होता है कि हमारे काम में एजेंसी दी जाती है, हमें कोई ना कोई अप्रोच करता है, ज्यादातर ये एज एन एडवाइजर बना दिया जाता है। लेकिन मैं ऐसा था कि जो मैं खुद चल के इंश्योरेंस कंपनी के ऑफिस में गया, और मैंने वहां जाके पूछा कि मेरा इंटरेस्ट था, क्योंकि फाइनेंस में, क्योंकि पैसे की तरफ ज्यादा इंटरेस्ट था, कि पैसे कैसे बनाऊं, क्योंकि पैसे ज्यादा बनाने की इच्छा थी। तो मैं खुद, मुझे आज भी याद है, मैं उस समय एक मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ का ऑफिस होता था, और मैं वहां खुद गया था, और मैंने पूछने गया था कि भी यहाँ पे कोई जॉब की वैकेंसी है या कुछ है या नहीं। तो उन्होंने कहा कि हाँ जी, यहाँ पे अभी एज अ सेल्स मैनेजर के इंटरव्यूज चल रहे हैं, और आप कल आ जाना जी। तो मैं कल वहाँ पहुंच गया, और वहाँ इंटरव्यूज चल रहे थे, और मेरा वहाँ पे सिलेक्शन हो गया जी एज अ सेल्स मैनेजर। और एलर्गन फार्मा में मैंने नेक्स्ट मंथ, वही वहाँ पे 30 दिन का नोटिस पीरियड होता था, मैंने नोटिस दिया। और उसने मुझे बहुत रोकने की कोशिश करी, क्योंकि फार्मा लाइन में भी मैं एज अ वहाँ पे टॉप परफॉर्मर्स था। पंजाब में था उस टाइम में, तो नंबर 1 सेल्स होती थी उस समय मेरी। बट मेरा बॉस को शॉक लगा, बट आई रिजाइन। एंड आई, मैंने उसने उसने बोला कि भाई क्यों छोड़ रहा है तू। मैंने कहा जी, आप इतने पैसे देते हो, आप इसके डबल कर दो तो मैं रुक जाऊंगा। हम्म, तो कहता नहीं, मैं इतने तो मेरे भी नहीं है। तो मैंने कहा जी, इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ फिर। हम्म, तो मैं वहां से बाहर आ गया। और मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ में, टू कट शॉर्ट द स्टोरी, वहां पे फिर मैंने 2 साल काम किया, वहां पे मेरा इंटरेस्ट बनने लगा। फिर वहीं से ही मुझे ऑफर आई आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस की तरफ से। उसी बिल्डिंग में ही जिस फ्लोर में था मैं, तो नीचे सेकंड थर्ड फ्लोर पे मैक्स का ऑफिस था, फिफ्थ फ्लोर पे आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल का ऑफिस था। तो मार्केट में उन्हें मेरे बारे में पता चला, तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया। फिर मैं आईसीआईसीआई में, मुझे ज्यादा सैलरी मिली, मैं आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल में चला गया। और वहां पे एक चैनल होता था उस समय, उसे बोला जाता था प्रायोरिटी सर्कल। प्रायोरिटी सर्कल का मतलब कि वो सिर्फ एचएनआई क्लाइंट्स को डील करते थे उस समय। और जो यूलिप्स और जो ट्रेडिशनल प्लान्स होते थे उस समय, तो मिनिमम हमने 2 लाख रुपए का चेक उठाना होता था, उससे नीचे चेक उठाना हमें अलाउड नहीं था। उसके नीचे का कोई चेक होता था तो एक टाइड चैनल होता था आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल का, आज भी है रिटेल चैनल, तो वो लोग उठाते थे। हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपना 2 लाख का मिनिमम चेक साइज उठाना होता था। और इंश्योरेंस के अलावा हम लोगों ने उस उन्हें क्लाइंट को एक कंप्लीट सर्विस देनी होती थी, जो भी फाइनेंशियल सॉल्यूशंस थे, कि गाड़ी की इंश्योरेंस हो गई, आपके म्यूचुअल फंड्स हो गए, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया। तो ये आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल का सभी चीजों के साथ उनका टाई अप था। और हम आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल के कोड में ही सारा वो काम बुक होता था। तो हम लोग पूरी एडवाइस क्लाइंट को पूरी उस तरीके से सर्विस देते थे। और लेकिन फिर उसमें भी क्या हुआ कि उसमें भी
काम करना शुरू किया, इंटरेस्ट बनना शुरू हुआ, वहां पे इंसेंटिव्स भी आने शुरू हुए और अच्छा पैसा कमाने लग गए। और उसमें क्या होता था कि नीचे मैंने एज एन एडवाइजर्स भी अपॉइंट करने होते थे। उस समय एक चैनल होता था, बिजनेस पार्टनर चैनल। तो वहां पे अच्छे पैसे बनने शुरू हो गए। लेकिन वहां पे क्या हुआ कि आफ्टर 4 इयर्स, 3-4 इयर्स, मुझे ऐसा लगना शुरू हुआ कि उस समय जो हम एडवाइजर्स आगे अपॉइंट करते थे, वो कुछ जैसे ब्यूरोक्रेट्स हो गए या कुछ जो शहर के माने हुए लोग हो गए, वो क्या करते थे कि सर मेरा बंदा आ रहा है, वो फोन कर देते थे कि आप समझ लेना जी। और मैं गाड़ी पे जाता था अपना, और उन्हें क्लाइंट को समझाना और चेक लेके आना और डिपॉजिट कर देना। और एडवाइजर कहीं नहीं जा रहा है, सारा काम मैं कर रहा हूँ, है ना। और उस समय मुझे याद है 2007-8 में कि डायरेक्ट पैसा भी नेफ्ट नहीं होता था और कमीशन के चेक्स आते थे। तो मुझे बड़ा फील होता था कि भाई शाम को या अगले दिन मैं, कुछ दिन के बाद जिस जो पे आउट आया एडवाइजर का, किसी को 50,000, किसी को 60,000, किसी को लाख लाख रुपए के मैं चेक दे के आता था। तो मुझे लगता था यार काम तो सारा मैं कर रहा हूँ, है ना। समझा मैं रहा हूँ क्लाइंट को, कॉल मैं कर रहा हूँ, फॉलो अप मैं ले रहा हूँ, और कमीशन के चेक मैं किसी और को दे के आ रहा हूँ। तो ये हम्म। सारा काम तो मैं भी कर सकता हूँ, है ना। तो और मेरे सैलरी और मेरे इंसेंटिव कम होते थे, और जो काम करके मैं एडवाइजर को दे रहा होता था वो पैसा ज्यादा होता था। तो देन दैट थिंग स्टार्टेड नॉकिंग मी। मुझे लगना शुरू हुआ कि मैं अगर आगे बढ़ता रहूंगा तो फिर ये भी यहाँ पे भी जॉब में ही रह जाऊंगा। सेम काम जो मैंने मेडिकल रैप में अपने बॉस को बोला, उसी दिन 5 साल बाद यही हुआ कि सेम स्टोरी मैंने अपने बॉस को भी बोली। क्यों बोली? क्योंकि उस समय क्या होता था कि भाई 2008 के बाद जैसे रिसेशन शुरू हुआ था, वर्ल्ड रिसेशन, तो कंपनी बॉस ने बोलना शुरू किया कि भाई 9:30 बजे आना है जी ऑफिस, है ना। कि वहाँ थोड़ी स्ट्रिक्टनेस शुरू हो गई। पहले तो हम 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे जब भी चले जाते थे, क्योंकि कोई पूछता नहीं था काम आ रहा है। जब फ्लो थोड़ा कम होना शुरू हुआ तो इसे 9:30 आना है। तो मैंने कहा जी 9:30 तो मेरे से आया नहीं जाता ऑफिस में, है ना। तो देन आए अगेन, वहां पे भी नोटिस डाला और आई रिजाइन फ्रॉम देयर ऑल्सो। और 2011 में स्टार्टेड माय ओन जर्नी ऑफ माय फर्म, दैट इज बीमे वाला। 1 जनवरी 2011 से इस तरीके से मैं अपने काम में एंटर हुआ, जो आप पूछ रहे थे अजय जी। दिस इज ऑल हाउ आई एंटर्ड इनटू माय ओन बिजनेस। हमारे यहाँ इस फोरम में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पार्ट टाइम काम करते हैं और वो जॉब को क्विट इसलिए नहीं कर पाते कि हाँ, उन्हें सिक्योरिटी नजर नहीं आती। और आपने एकदम इतने मतलब, मैं मानता हूँ कि जो आदमी जैसे आदमी, मेरा एक कहना होता है नेचर और सिग्नेचर आदमी के बदलते नहीं है, वो नेचुरल होते हैं। हम्म, तो ऑब्वियसली आप आईसीआईसीआई में भी टॉप परफॉर्मर हो गए। हाँ, वहां पे भी हमेशा जो नाम रहता था, टॉप 3 में नाम रहता था, 5 साल ऐसे ही रहा। हम्म। और 2000 जब रिसेशन हो गया उसके बाद भी टॉप 3 में नहीं आया, टॉप 5 में जाना शुरू हो गया था। लेकिन फिर भी ऊपर रहे। और सेम वहां पे भी ऐसे ही होता था, जब उसमें उसके कैबिन में एंटर करता था बॉस के, तो उसे स्पीकर पे उसका फोन चल रहा होता था और उसका बॉस उसे गालियां दे रहा होता था कि काम ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, और सेल्स कम क्यों हुई है, ये वो। तो बकायदा पूरी अब आप ये बताइए, बहुत सारे ही लोग सुन यहाँ रहा ऐसे हैं होता था वो, और जो वो जो आगे से यस सर कह रहा होता था। हम्म, ये जो यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी भी हाँ पार्ट जी, हाँ टाइम जी। करते हैं, और वो अपनी जॉब को इसलिए क्विट नहीं कर पाते, उन्हें सिक्योरिटी नजर नहीं आती इस काम में। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उन्हें लगता है हम्म। कि हम यार ये सैलरी मिलती है 50,000 रुपये और इस ये बंद हो जाएगी हमारी। उन्हें ये नहीं पता कि कहना यदि हम। चाहूंगा कि जैसे मैं अपना ही एक्सपीरियंस। जी, जी, जी। जी जी। इंटरनेट में शायद कुछ इशू है। मेरी आवाज आ रही है सभी को? कोई भी जवाब दीजिएगा। मैं इस हिसाब से तो, हाँ जी, हाँ जी, आ रही है जी। आगे चलिए। मैं ये कह रहा हूँ जो सैलरी है, सैलरी मेरे हिसाब से ऐसा है कि एक एडिक्शन है, एक ड्रग है, जो एम्प्लॉय को 30 तारीख को दे दी जाती है, हम्म। और वो उसके नशे में चला जाता है 20 से 25 दिन के लिए दोबारा। और जैसे जैसे उसका असर कम शुरू होना शुरू होता है, 25-26 दिनों के बाद 30वें दिन उसे दूसरा इंजेक्शन दे दिया जाता है, और वो बंदा सारी जिंदगी उस नशे में ही रहता है। और ये इस आपने बहुत वजह बढ़िया से एग्जांपल उस दिया। ड्रग को छोड़ना बहुत मुश्किल है। और ये ड्रग है, एक नशा है ये। और इस नशे को अगर आपने छोड़ना है, तो नशे को
मैं कोई ऐसे यहाँ पे किसी को मोटिवेट या इनकरेज नहीं करूंगा कि आप आज ही रिजाइन कर दें। आप भी क्या नाम, नोटिस डाला, और लेकिन जब मैंने नोटिस डाला आपकी आवाज ब्रेक हो रही है और पुनीत जी, इंटरनेट कनेक्शन शायद आपका कुछ वीक है। पनीत हेलो हेलो, पनीत जी अब अपना ठीक है, वीडियो अब बंद कर बेटर लो, है जी। आवाज हेलो, सही आएगी। आपकी आवाज बीच में ब्रेक हो रही है। वीडियो बंद करूं? हाँ वीडियो बंद करो तो आवाज हाँ ठीक आएगी आपकी। ए, यस। अब आ रही है जी? हाँ, अब आप बोलिए हेलो कि हेलो, सैलरी क्या है, हाँ उसके बारे में वो पूरा सुन नहीं पाए थे। मैं कह रहा हूँ जी सैलरी, मैं ये बोल रहा, आवाज आ अब रही है ठीक जी है, अब अब? ठीक है। हाँ बिल्कुल आवाज आ रही है। मैं कह रहा हूँ जी सैलरी ऐसा था कि जैसे ड्रग एडिक्शन की तरह है, और इस ड्रग को छोड़ना बहुत मुश्किल है। और यहाँ पे मैं किसी को, सबको, कोई जो भी अगर कोई सैलरी में है, जो पार्ट टाइम कर रहे हैं, उन लोगों को बोलूंगा कि ऐसे एनकरेज ना हो जैसे मैंने छोड़ा। गॉड प्लान था, मैंने तो इसलिए छोड़ा। और जब 2011 में जब मैंने जॉब छोड़ी भी, 2011 में, उसके बावजूद मुझे लगा कि मैं इतना तो कर ही लूंगा, 50-60 हजार तो महीने का निकाल ही लूंगा, है ना। लेकिन जब मुझे पहला एक्सपीरियंस आज भी याद है कि सबसे पहली पॉलिसी मैं किसी को समझाने गया था, LIC की, जो मेरा एग्जिस्टिंग क्लाइंट हुआ करता था आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का ही। और एक शॉर्ट में आपको इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस बताता हूँ कि जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट थे, मुझे लगता था इन लोगों को तो मैं मिलता ही हूँ, जब अपना काम चालू करूंगा तो इन सब, ये लोग मेरे से सर्विसेज लेंगे। उस समय पेन ड्राइव आया करती थी, है ना, आज भी है, लेकिन पेन ड्राइव थी, और वहां का जो कंपनी का लैपटॉप था, मैंने वो लगाया और उसमें से डेटा डाउनलोड कर लिया। और उसके बाद क्योंकि क्लाइंट्स थे, मैंने 1-2 महीना उसे खोली नहीं, क्योंकि क्लाइंट्स थे एग्जिस्टिंग, जो याद ही थे, मोबाइल में सेव ही थे, मैं उनसे मिलता रहा। जब मैंने वो पेन ड्राइव लगाई, तो पेन ड्राइव भी, क्योंकि इतनी अकल ही नहीं थी उस समय कि उसे खोल के भी देख लो बाहर आके या कुछ कर लो, क्योंकि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने सिक्योरिटी रीजंस लगाए हुए थे अपने लैपटॉप में या अपने सॉफ्टवेयर में। वो दोबारा जब खोली अपने घर में आके, तो वहां पे लिखा हुआ गया कि दिस फाइल इज करप्टेड। कहने का मतलब मैं डाटा भी नहीं ला पाया। और जब अपना काम स्टार्ट किया, तो पहले क्लाइंट को जब मिला था, तो उसने मुझे, उस समय मुझे याद है कि 1.5 लाख रुपए का चेक लिया था मैंने, 2011 में जनवरी के महीने में। जैसे आज भी जनवरी ही चल रहा है, और 1.5 लाख का चेक जीवनानंद की जो था आपका LIC का, उसमें मैंने पहला चेक लिया था। और जब 1.5 लाख रुपए का चेक सबमिट किया, और बहुत तालियां बजी, और मुझे लगा चलो 35% इसमें पे आउट आएगा, तो इस महीने की तो सैलरी का जुगाड़ हो गया मेरा, ना। और मुझे, जैसे आपको पता है, LIC ऑफिस में हार हूर पहना देते हैं, है ना, वो सब मुझे पहनाए गए और तालियां बजी। और लेकिन हुआ क्या कि उसके बाद मेडिकल भी हो गया, सब कुछ हो गया। उस उस चीज के बाद अगले ने क्या किया, पॉलिसी कैंसिल ही करा ली। मैंने कहा जी वो कैंसिल क्यों करा ली? तो उनका कहना था, जी आपने बताया ही नहीं कि पुनीत जी इसमें तो वो भी मिलता है, कमीशन भी वापस आती है, आपने 50% वापस आता है, आपने बताया ही नहीं। तो कमिंग टू द पॉइंट, ये इसलिए आपको बात बताई कि ये ऐसे चैलेंज फेस हुए, और वो बहुत झटका लगा। और उसके बावजूद की जो जॉब वाली बात करी आपने कि भाई कैसे छोड़ें, तो घर से भी प्रेशर होना शुरू हुआ कि पहले 3 महीने 6 महीने तक ये सब चलता रहा, कि लोग कमीशन मांगने शुरू कर दिया लोगों ने। जो पहले आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में थे, हम समझा के आ जाते थे, और वो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के नाम पे यूलिप्स ले लेते थे, सब कुछ ले लेते थे। जब LIC की एजेंसी ली, तो LIC में लोग पे आउट मांगने शुरू कर दिया, और मैं दे नहीं रहा था किसी को भी, इसलिए काम नहीं आ रहा था मुझे, या मैं समझा नहीं पा रहा था, पता नहीं क्या जो भी कमी रही मेरे में, जो मुझे लगता है। और उसके बावजूद घर का प्रेशर ये बनना शुरू हुआ कि आप जॉब वापस कर लो, दोबारा ज्वाइन कर लो, क्योंकि पैसे तो आ नहीं रहे थे, सैलरी आनी बंद हो चुकी थी। उसके बावजूद मैंने ये सोचा कि भाई किसी भी तरीके से जो भी हो जाए, मैं कभी भी नौकरी दोबारा ज्वाइन नहीं करूंगा, कि जैसे कम से गुजारा करूंगा, जो भी करूंगा। इट टुक मी अराउंड, आप यकीन कीजिए, 2011 का फेस बहुत ही नीचे गया, 2012 का भी, 2013 तक भी। इट टुक मी अराउंड 2.5 to 3 years कि एटलीस्ट जो मैं कमा रहा था, उसके बराबर मैंने जो कमाना शुरू किया। अदरवाइज आप ये समझ लिए
समझिए कि मैं गाड़ी में जो तेल डलवाना होता था उसके पैसे भी मेरे पास नहीं होते थे। ऐसी हालत हो गई थी। बट वापस जॉब नहीं ज्वाइन करी कि किसी जो भी हो जाए कभी जॉब नहीं ज्वाइन करूंगा, क्योंकि वो ऐसे ऐसे लगता था कि देयर शुड बी नो लुकिंग बैक, कि अगर मैं दोबारा वापस चला गया तो फिर कभी वापस नहीं आ पाऊंगा। और इस वजह से मैं स्टैंड रहा और फिर सर्विस देनी शुरू करी। सर्विसिंग देनी शुरू करी, मेरे दिमाग में आइडिया ये आया कि हाउ मैं उन लोगों से अलग कैसे रहूं कि ताकि मुझे कमीशन ना देनी पड़े। मैंने एक नया आइडिया मेरे दिमाग में आया उस समय कि क्लाइंट्स ने अलग अलग जगह से पॉलिसी ली होती थी। किसी ने किसी से ली हुई है, किसी से कोई एफडी है किसी की, कोई पोस्ट ऑफिस का काम है, कोई इंश्योरेंस का काम है। मैंने उन्हें बोला कि आपको मैं सब सर्विस दूंगा, आपका कोई भी काम है, और मैं आपको साल का एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस चार्ज करूंगा। मैं उस समय लोगों से पैसा लेना शुरू किया, मैंने 10,000 साल के पैसे लूंगा जी आपको। लोगों को लगा कि ये तो बिल्कुल नई चीज है, उस समय कोई नहीं कर रहा था। लेकिन उस तरीके से मैंने वो भी पैसे लेने शुरू किए और लोगों ने देने भी शुरू किए। मैंने उस समय, मुझे याद है, ये काम मैंने 2 साल चलाया। 2000 क्या नाम, 13 से लेके 2015 तक लोगों ने पे करना शुरू किया। उससे क्या हुआ कि मेरे इमिडिएट जो एक्सपेंसेस थे वो होने मैनेज होने शुरू हुए, और काम काम भी आना शुरू हुआ कि भाई लोगों को सर्विस दे रहा था तो फिर लोगों ने अपने आप काम देना भी शुरू चालू किया। 2013 एंड में मैंने हेल्थ के अंदर भी काम स्टार्ट किया और म्यूचुअल फंड्स में भी स्टार्ट किया, और सब सारे के कोर्स लिए। जब स्टार्ट किया था पहले सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस से स्टार्ट किया। अ, अब ये हमारा जो आज का सब्जेक्ट है वो निकल के आया है, जैसे कि मैं जो आपको जानता हूं कि जी ग्रोइंग सेल्फ बाय हेल्पिंग अदर्स। हाँ जी, हाँ जी। यहां से आपने लोगों की हेल्प करनी शुरू करी, उनके अटके हुए काम हाँ मतलब निकालने शुरू किए, हाँ जी, हाँ जी, और आपकी ग्रोथ उससे होनी शुरू हुई। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो आपने एक और बात बता कि क्योंकि हमें कई बार लगता है कि मेरा कठिन समय चल रहा है, पर आप कह रहे हैं कि आपने 2.5 साल ऐसे निकाला जो मतलब एक पंजाब का या एक रीजन का, एक क्षेत्र का टॉप परफॉर्मर था, जिसके हाँ नाम से डेली तालियां बजती थी ब्रांच में या ऑफिस में। हाँ हाँ जी, हाँ जी। और वो फिर उसके पास गाड़ी में पेट्रोल डलवाने के भी पैसे नहीं थे। हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक है। तो कई बारी दुविधा आती थी कि यार ये काम डिसीजन मेरा गलत हो गया, बिल्कुल या आती थी उस जी। उस चीज उस स्थिति से कैसे बाहर आते थे आप? बिल्कुल बिल्कुल आती थी। बस अपने आप को यही लगता था कि मुझे बस ऐसी ये फीलिंग आती थी कि अपनी वाइफ के और अपने बच्चों के और अपनी मदर के, मुझे ऐसा लगता था कि मैं आंख नहीं मिला पाऊंगा। जो मैंने डिसीजन ले लिया तो ले लिया कि भाई एज अ मैन, है ना, आप एज अ मैन अपनी जुबान पे जो आपने वर्ड्स दिए कि भाई मैं यहाँ पे अपने काम में बड़ा कर लूंगा, मैंने ऐसे बोला था, इसलिए मैं जॉब छोड़ रहा हूँ, डोंट वरी, हैव फेथ ऑन मी। अब मैंने जो ये बात बोली थी उससे ही मैं पीछे हट जाऊं कि मैंने कहा था कि मैं कर लूंगा और अब मैं कर नहीं पा रहा हूँ। और लोग कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, अगर और लोग कर रहे हैं तो मैं भी कर लूंगा। मेरे दिमाग में ये था कि जो मर्जी कर लूंगा, कुछ ना कुछ रास्ता निकल जाएगा। अच्छा, फिर दूसरा एक सवाल मेरा ये बताइए, जब आपने शुरुआत की और आपका 2-2.5 साल का फेज सीखने का रहा, तो शुरुआत में बिजनेस आपने जैसे लोगों की सेवा शुरू करी, उन्हीं से बिजनेस आना शुरू हो गया, या आपने अलग से कोई जी प्रोस्पेक्टिंग की या कोई और एक्टिविटी की? नहीं, उस समय जो मैंने बताया ना, जैसे आपको जो मैंने डाटा लेकर आया था ऐसे पोटेंशियल का, वो जो जो क्लाइंट तो याद थे जिनके नंबर सेव थे हाँ। मोबाइल में, उन्हें तो अप्रोच करना शुरू किया, है ना। लेकिन उन सबका इंश्योरेंस हुआ होता, उनमें से आप यकीन कीजिए किसी ने भी काम नहीं दिया। नॉट हाँ। इवन अ सिंगल क्लाइंट, एक सिंगल क्लाइंट ने भी कोई काम नहीं दिया मुझे। हाँ। उसके बाद क्या हुआ कि सिर्फ और सिर्फ क्या किया मैंने, क्योंकि मैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव था, तो मेरा मुझे कोई जान जो लिंक्स थे वो भी सिर्फ जो थे कंपनी की तरफ से ही, जो इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से, या जो आपके लिए ये फैले मेडिकल रैप्स के जो डॉक्टर्स थे वो मेरे क्लाइंट्स थे। तो मैंने वहां पे डॉक्टर्स से मिलना शुरू किया। जो फार्मा वाले डॉक्टर्स थे उन्होंने भी कोई काम नहीं दिया, लेकिन हाँ। डॉक्टर्स को मिलना मुझे कंफर्टेबल था। तो मैंने डॉक्टर्स के साथ कोल्ड कॉलिंग जाके शुरू कर दी। जैसे मेडिकल रैप मिलता नहीं है, डॉक्टर के कार्ड देता है, ये अंदर जाके मिलना है, हाँ। ऐसे
डॉक्टर्स को जा जाके मिलना शुरू किया। तो डॉक्टर्स को मैंने बताना शुरू किया कि मैं ये सर्विसेज ऑफर करता हूँ, और ये सब फाइनेंशियल सर्विसेज ऑफर करते हैं, तो आप मेरे से आप सर्विसेज ले सकते हैं। इस तरीके से मुझे वहां से कोल्ड कॉलिंग कर करके मेरा नेटवर्क बनना शुरू हुआ, और वहां से रेफरेंस आने शुरू हुए। ऐसे काम स्टार्ट हुआ था। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। जी। आज की डेट में आपका पोर्टफोलियो या जी। आपकी इनकम हेल्थ इंश्योरेंस से ज्यादा है, म्यूचुअल फंड से ज्यादा है, लाइफ इंश्योरेंस से ज्यादा है? गुड गुड क्वेश्चन। लेकिन सबका मिक्स ही है जी। सबका मिक्स है। और हाँ, सबका मिक्स ही है जी, मिक्स ऑफ ऑल है। और नो डाउट पहले फोकस हमारा हेल्थ के ऊपर था, अब मिक्स ऑफ ऑल ही है नाउ। पहले सिर्फ हेल्थ की हमने फोकस किया था, अब हेल्थ की तरफ फोकस तो कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ जो भी एज अ क्लाइंट की बेसिक नीड्स हैं, तो जो रिस्क प्रोटेक्शन जो हम लोग सभी लोग क्लाइंट्स को हम एडवाइस करते हैं ऑन फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर, जो बेस है रिस्क प्रोटेक्शन का, जो तीनों सॉल्यूशंस हम ऑफर करते हैं क्लाइंट्स को, डिजीज, डेथ और डिसेबिलिटी। तो ये तीनों सॉल्यूशंस के ऊपर हमारा फोकस रहता है। इसमें आपका हेल्थ इंश्योरेंस कवर हो गया, टर्म लाइफ इंश्योरेंस कवर हो गया, यानी लाइफ इंश्योरेंस की भी इनकम आपको ऑटोमेटिकली जनरेट होएगी, और एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर हो गई तो यहाँ से भी आएगी। और इसके ऊपर आ गया आपका म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड कहने का मतलब रिस्क प्रोटेक्शन के बाद जो हम लोग क्लाइंट को एडवाइस करते हैं वेल्थ क्रिएशन के ऊपर, वो म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म के थ्रू भी पैसा रेवेन्यू जनरेट होता है। हेल्थ इंश्योरेंस आपने कैसे शुरू किया, और क्या कहते हैं, कैसे दिमाग में आई हेल्थ इंश्योरेंस की? इनिशियल स्टोरी बताइए आप। हेल्थ इंश्योरेंस क्योंकि मेरा जैसे बैकग्राउंड, जैसे मैंने आपको कहा कि आई स्टार्टेड माय करियर एज एन मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ओनली। और हम्म। फिर जब मैंने काम स्टार्ट किया, और जो क्लाइंट्स मेरे पास जीरो हो गए थे और क्लाइंट्स को मिलना शुरू किया, तो मेरा कंफर्ट डॉक्टर्स के साथ मिलना मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल लगता था ना। तो डॉक्टर्स से मिलना शुरू किया, और जो साइकोलॉजी ऑफ क्या बोलते हैं वो पूरी बॉडी के बारे में जो समझाते हैं पूरा, है ना, कि भाई आँख कहाँ होती है, हार्ट कहाँ होता है, तो ये सब तो हाँ। ट्रेनिंग हुई हुई थी ना, सारी बेसिक हाँ, चीजें। सिस्टम्स, तो बॉडी के सिस्टम्स होते हैं उनको। बॉडी के सिस्टम सब पता थे, और मेडिकल भाषा थोड़ी थोड़ी, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जो हमने ट्रेनिंग ले रखी थी फार्मा कंपनी से, उससे थोड़ा ज्ञान था ही। तो उस वजह से इंटरेस्ट, डॉक्टर्स के साथ मिलना शुरू किया, तो हेल्थ इंश्योरेंस डॉक्टर्स को भी समझानी शुरू करी, और वहां से रिस्पॉन्स आना शुरू हुआ हेल्थ इंश्योरेंस में। और सब हुआ गया उसके बाद, जब क्लेम आने शुरू हुए हेल्थ के, जब क्लेम आए, पहला जब क्लेम आया, और क्लेम के समय मैं डीएमसी हॉस्पिटल है लुधियाना में, मैं क्लाइंट के पास पहुंचा, और क्लाइंट ने मुझे बोला कि भाई, उसने मुझे थैंक्स किया कि आप स्पेशल आए, ये वो। फिर उसके बाद उसने मुझे वहां से रेफरेंस आने शुरू हुए कि भाई मैंने किसी का क्लेम सेटल कराया, सेटल कराने के बाद उसी क्लाइंट ने आगे रेफरेंस देने शुरू किया। फिर इस तरीके से स्पीड या काम ने स्पीड पकड़ी कि जब हेल्थ इंश्योरेंस के क्लेम आए। हाँ, इस यहाँ आपने क्लाइंट को फिर से हेल्प ही किया एक तरह से, हाँ हाँ हाँ, और बिल्कुल। अपनी ग्रोथ शुरू हो गई। बस बस, दैट्स इट। अच्छा, मैं अब आपसे एक सवाल पर्सनल पूछना चाहता हूँ, हालांकि वो जरूरी नहीं है, आप बाध्य नहीं है उसके लिए। हाँ जी, हाँ जी। हेल्थ इंश्योरेंस में या जो भी काम आपने शुरू किए, आप नीवा बुपा का एक ज्यादा काम करते हैं आप मेरे हिसाब से। नहीं नहीं, बिल्कुल नीवा का भी करते हैं, नीवा बूपा का भी करते हैं, और आपका केयर हेल्थ का भी करते हैं, और अपना एच डी एफ सी अर्गो, ये सभी का करते हैं, और स्टार हेल्थ। मतलब जो आप बोल रहे हो ज्यादा करते हैं, हाँ बिल्कुल उसका ज्यादा है जी। अच्छा, इसमें केयर। आपने क्या क्या अचीवमेंट की हुई हैं, जरा अपनी अचीवमेंट्स बताइए, जो ओके। इनके कन्वेंशन होते हैं देश विदेश में, जी 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 जी। क्लब इनके होते हैं, कौन से क्लब को अचीव किया है, वो सब चीजें आप बताइए, और कब से वो लगातार अचीव कर रहे हैं? 2014 से लेके आज तक, इनके ना हर क्वार्टर के अंदर कोई इन्होंने क्वार्टरली कंटेस्ट रखे होते हैं ना। एपीसी। एपीसी बोलते हैं, एजेंसी प्रायोरिटी सर्कल बोलते हैं। 2014 से लेके आज तक हर क्वार्टर का जो कंटेस्ट होता है, तो वो बाय द गॉड ग्रेस आज तक हमारा 2014 से लेके आज तक कोई भी कंटेस्ट मिस नहीं हुआ। तो वो हर हर पिछले 12 साल से क्वालिफाई कर रहे हैं।
और 2016 से इनका कुछ ईयरली कंटेस्ट होता है साल का, कि साल का इतना बिजनेस आपने अचीव करना है, उसे सीईओ क्लब बोलते हैं। तो 2016 से लेके आज 2026 तक, आपके 26 अब स्टार्ट हो गया, अब खत्म होने वाला है मार्च तक, तो वो भी 10 साल से रेगुलर हम क्वालिफाई कर रहे हैं कंटिन्यूसली। वंडरफुल। देखो पुनीत जी, लगातार तालियां बज रही हैं, सभी लोग तालियां बजा रहे हैं, आपको बुके और वो थैंक यू, पटाखे भी छोड़ थैंक रहे यू, हैं यहाँ पर। थैंक यू, थैंक यू। ठीक है ना। और दोस्तों मैं बता देता हूँ, जो नीवा बुपा से अटैच नहीं है, इनके एपीसी का मतलब होता है एवरी क्वार्टर। ये एक वो रखते हैं एजेंट प्रायोरिटी सर्कल में। उसमें जो कन्वेंशन होती है, जो आपको ट्रॉफी दी जाती है, वो विदेश में दी जाती है। मतलब एवरी क्वार्टर ये इंटरनेशनल डेस्टिनेशन क्वालिफाई करते हैं। और 12 साल का मतलब है 48 बार ये विदेश में जाके डेस्टिनेशन पर अपना वो कर चुके हैं। 48 बार। अब देखो कितना विदेश घूम थक गए होंगे। मैं अच्छा एक बात हाँ, बताइए, विदेश यात्राओं से थके नहीं थके अभी तक? नहीं थके। देखो, विदेश यात्रा में ये होता है कि आपको रिवॉर्ड एंड रिकग्निशन, वो क्या कहते हैं, एक इंग्लिश में एक किताब में मैंने एक लाइन पढ़ी थी, जो आपने विदेश वाली बात पूछी, कि जो रिवॉर्ड रिकग्निशन होता है ना, उसमें बोला जाता है कि चाइल्ड क्राई फॉर इट एंड मैन डाई फॉर इट। हाँ। बच्चा बच्चा रिकग्निशन रिवॉर्ड पाने के लिए रो पड़ता है, आप उसके ऊपर ध्यान नहीं दोगे तो वो रोएगा कि मुझे उठा लो गोदी में, या मुझे। हाँ। और मेन डाई फॉर इट, हमारे सोल्जर्स या सरहद पे वो गोली खाने को तैयार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ वो अवार्ड मिलेगा या कुछ मिलता है ना, परमवीर चक्र मिलता है। तो सेम इज विद अस ऑल्सो, कि जो रिवॉर्ड रिकग्निशन की भूख तो कभी भी खत्म नहीं होती सर। हाँ, अच्छा तो एक बात बताइए, यहाँ पर एक थोड़ा सा ह्यूमर में डालता हूँ। हाँ जी, हाँ जैसे जी, आपने कोई एपीसी क्वालिफाई किया जैसे ओएनडी किया मान लीजिए न्यू बुपा में, या आपने हाँ जी, हाँ जी, अप्रैल मई जून वाला किया, तो किया। हाँ जी, और उसका डेस्टिनेशन ऐसा आ चुका है कि 2 बार आप भाभी जी को लेके जा चुके हैं और बच्चों को लेके वहां। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आप तो मर रहे हो वहां पर जाकर ट्रॉफी लेने के लिए, आप इतने आतुर हो। हम्म। हाँ, हाँ, और भाभी जी 2 बारी पहले घूम चुकी हैं वहां पर, या बच्चे हाँ घूम जी, हाँ चुके जी। हैं, तो उनकी रिएक्शन क्या रहती है? भाभी और बच्चे मेरे ऐसे हैं, वो मेरे से ज्यादा घूमने को इंटरेस्टेड रहते चलिए चलिए। हैं। कहीं कहीं ऐसा नहीं होता कि भाई वहां तो 2 बारी जा चुके हैं, छोड़ो कहीं दूसरी जगह चलेंगे? नहीं, 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 ऐसा नहीं है जी, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों ये मैं बात में हंसी की नहीं पूछ रहा हूँ। देखो अमित पालीवाल जी ने इस मतलब ठाका भी मारा इस पे। पर ये एक, आप देखिए हम यहाँ से हरिद्वार जाने के लिए भी तरसते हैं। और पुनीत जी 48 बार तो क्वार्टरली है। और 10 बारी ईयरली वाला, जो वो भी एक इंटरनेशनल डेस्टिनेशन होता है, यूरोप अमेरिका उधर थोड़ा इंग्लैंड में उधर जाके। जी, जी। अब लोग बाग हरिद्वार तक नहीं जा पाते, और ये पूरी दुनिया घूम चुके हैं और पैसे भी कमा चुके हैं, लोगों की सेवा भी कर चुके हैं, मान सम्मान इज्जत सब कुछ है। यहां तक मैं ठीक हूं पुनीत जी? बिल्कुल ठीक है जी। ठीक है ना। तो ये वो वाली कहावत होगी, आम के आम और गुठलियों के दाम। आपको तो बिल्कुल सही कह रहे हो। गुठलियों के भी दाम नहीं देने पड़ रहे हैं आपको तो। आना जाना सब कुछ वही तो कंपनी करती है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। हाँ। अब आपके उस डिसीजन को कैसे देखते हैं जो आपने 2011 में नौकरी छोड़ी थी, आज की डेट में? आज आज की डेट में भी, जब दो आईसीसी प्रुडेंशियल जब छोड़ी थी, तो उस समय जो मेरे साथ के कलीग्स होते थे मेरे ना, उस समय वो सेल्स मैनेजर होते थे, आज वो आईसीसी प्रुडेंशियल में असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट या कुछ असिस्टेंट ट्रेनिंग में, कुछ जो डेजिग्नेशन हाँ, होती हैं कंट्री अच्छी हेड है, अच्छी, किसी वर्टिकल के ऐसी हेड हो ऐसी करने जो, से। हाँ हाँ, वो इस पोजीशंस पे आज पहुंच चुके हैं। वो आज भी कंपनी में ही है, और वो आज भी मेरे हेल्थ इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड के क्लाइंट बन चुके हैं ना। और वो अब कभी हम मिलते हैं, चाय पिलाते बुलाते हैं मुझे, तो वो हमेशा मुझे कहते हैं, पुनीत तू बढ़िया रहा, तूने रिजाइन कर दिया, देख लिया हम तो आज भी फंसे हुए हैं। मैं उन्हें बोलता हूँ अब आ जाओ बाहर। नहीं, वो तेरा टाइम बढ़िया था, अब बहुत कंपटीशन है। नहीं, वो ड्रग तो वो एडिक्ट हो गए ना। तो वो वही वाली जो बात मैंने कही, कि उन्हें मैं यही उन्हें भी बोलता हूँ, मैं टाइम टाइम एक जैसा ही होता है। उस समय अलग तरह के चैलेंज थे, आज अलग तरह के चैलेंज है, और 10 साल बाद अलग तरह के चैलेंज रहेंगे। आज आज अब कुछ और है, अब आगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, कुछ है, तो कुछ ना कुछ नया चलता रहेगा, नए नए चैलेंजेस आते रहेंगे। तो मैंने कहा टाइम सेम ही होता है,
तो लेकिन वो कहते हैं नहीं, आज भी अब नहीं आ पाएंगे, हमारी जिम्मेवारियां बहुत बढ़ गई हैं, ये वो, तो वो आज भी वहीं पे ही हैं। लेकिन मुझे लगता है कि बाय द गॉड ग्रेस, प्रभु की सही कृपा रही मेरे ऊपर, कि जो भी मेरे दिमाग में प्रभु ने ये इच्छा या एक थॉट डाला कि मुझे बाहर आ जाना चाहिए, तो मैं बाहर आ पाया। तो आई रियली थैंक्स, गिव माई थैंक्स टू गॉड कि मैं बाहर आ पाया और मैं अपना डिसीजन ले पाया और मैं बढ़िया रह पाया। जितनी सैलरी हम साल में, मतलब महीने में नहीं कमाते थे, उससे 10 गुना ज्यादा आज हम अपने एम्प्लॉयज को वो दे देते हैं, है ना। उस समय उससे भी मेरा 10 टाइम ज्यादा। मेरा अगला जी सवाल यही था आपसे जी जी कि आप 3600 फैमिली आप सर मतलब सेवा दे रहे हैं 3600 परिवारों को। जी जी। तो क्या अकेले मैनेज कर लेते हैं? यदि टीम है तो टीम के बारे में कुछ बताइए, कितनी बड़ी टीम है, कितने वर्टिकल हैं, वो थोड़ा सा यहाँ बताइए ताकि लोगों को थोड़ा सा वो होगा। एक ऑफिस हमारा यहीं पे ही है, लुधियाना में ही है। एक ऑफिस, दूसरा ऑफिस हमारा सहारनपुर में है, यूपी में। और यहाँ पे हमारे पास 10 लोगों की टीम यहाँ पे है, लुधियाना में। बैक ऑफिस पे 10 लोग हैं जो रिन्यूअल्स देखते हैं, और रिन्यूअल्स कॉलिंग कह लीजिए आप। और इसके अलावा जो फ्रेश बिजनेस लॉगिन करना है वो हो गया। और तीसरा चीज, फीडबैक लेने हैं क्लाइंट को कि कोई चैलेंज तो नहीं आ रहे। और चौथी चीज इसके अलावा जो कलेक्शन के लिए हो गए, जो डॉक्यूमेंट कलेक्शन और चेक कलेक्शन, इसके लिए अलग लोग हैं। और 3 लोग आपके सहारनपुर ऑफिस में हैं। तो टोटल आप कह लो 13 लोगों की टीम है बैक ऑफिस में। 13 लोगों की टीम है। तो उनके वर्टिकल, आपने जैसे बताया क्लेम वाला भी कोई होगा, क्लेम का नाम नहीं लिया, जो क्लेम प्रोसेसिंग देखते होंगे मेरे हाँ, हिसाब से, क्लेम क्योंकि क्लेम क्लेम बहुत क्लेम। बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है जी जी जी, बिजनेस। उसके लिए दो दो लोग क्लेम के हैं, वही इसी 10 लोगों में से 2 लोग क्लेम के हैं। तो इसका मतलब आप यदि हमें क्लाइंट को बढ़िया सर्विस देनी है अपनी ग्रोथ के लिए, जी। तो क्लाइंट को तो बिल्कुल 100% वरी फ्री करना पड़ेगा ना। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और हमारा फोकस भी यही रहता है कि ज्यादातर आपने देखा होगा कि कैशलेस जब हो जाता है, हेल्थ इंश्योरेंस की बात करूं, तो जो मेजोरिटी जो भी प्री और पोस्ट के खर्चे होते हैं, प्री हॉस्पिटलेशन पोस्ट हॉस्पिटलेशन, मेजोरिटी क्लाइंट्स या तो क्लेम नहीं करते, या भूल जाते हैं, या हमारे जैसे जो सर्विस प्रोवाइडर हैं भाई लोग, एज एन इंश्योरेंस कंसल्टेंट, हम लोग ज्यादा फोकस, ज्यादातर मैं नहीं, ये नहीं जो इस फोरम में है, मैं उन सबको नहीं बोल रहा हूँ, मैं मेजोरिटी ज्यादा लोग फोकस नहीं करते कि भाई आप इसका भी क्लेम ले लो। हम स्पेशली फोकस करते हैं कि बॉस लाइए, हम इसका भी आपका क्लेम सेटल करा के देते हैं। और जब आप किसी के प्री और पोस्ट सेटल हम करा देते हैं, उसके लिए आपको बैक ऑफिस टीम चाहिए ही चाहिए, जो क्लेम फॉर्म भरना, कुछ कंपनियां आज भी अभी ट्रेडिशनल मोड पे क्लेम फॉर्म भरवाती हैं, और कुछ कंपनी डिजिटलाइज भी, डिजिटल होके आप फॉलोअप लेना और सबमिट करना ऑनलाइन, वो प्रोसेस भी है। तो वो फॉलोअप सारा अपने हम अपने ऑफिस से ही कराते हैं, उसके घर से सारे बिल्स क्लेम्स के डॉक्यूमेंट्स पिक कराना और सबमिट कराना, और उसके बाद उसे क्लेम का अपडेट देना और उसका क्लेम सेटल कराना। तो ये सारा प्रोसेस हम कराते हैं। उससे क्या होता है कि एक आप वैल्यू एडिशन दे रहे हो क्लाइंट को, जिससे आपका बिजनेस भी ग्रो करता है और आपको वहां से रेफरेंसेस भी आते नहीं, वो बात 100% सही है। आप जैसे लोगों से ही मैंने भी सीखा। एक व्यक्ति के मैंने प्री पोस्ट में 268 रुपये सेटल कराए थे भाई। हैं। अच्छा। और वो इतना भक्त हो गया मेरा। 268 रुपये किसी के लिए भी मायने नहीं रखते हाँ हाँ आज की डेट में। लेकिन वो मेरा ब्रांड एम्बेसडर हो गए भाई। ये ऐसे मतलब ये भैया तो ऐसे हैं, मेरा से छोटा है कि अजय भैया तो ऐसे हाँ हैं कि हाँ दो हाँ। 250 रुपये भी नहीं छोड़ते कंपनी के ऊपर। आपने जैसे 250 बोला है, तो जैसे एग्जैक्ट फिगर मैच कर रही है। अभी राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल है ना, कोई दिल्ली में ही हाँ, आपको रोहिणी है में ना। दिल्ली में है। हाँ, तो वहां पे मेरा एक क्लाइंट है, वो फाजल खां से है, पंजाब के बॉर्डर के पास एक है। हाँ। वो, उसकी डेथ हो गई है कैंसर की वजह से, 3 साल ट्रीटमेंट चला। तो उसका अभी 2,78,000 का प्री पोस्ट के बिल थे, वो भी कल ही अप्रूव हुआ है। उसके बेटे का कॉल आया मुझे, टू से थैंक यू, कि प्री पोस्ट कल का ही है। वो फिगर मैच हो रही थी, आपने 268 बोला, वो 2,72,000 का बिल था। चलिए ठीक है, ये चीजें मायने रखती हैं। अच्छा, एक मेरे हाँ आप, हालांकि हम एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर और भी जुड़े हैं। जी हम एक सीआरएम यूज करते हैं।
जी जी। सीआरएम यूज करने के आपको क्या फायदे हैं? सीआरएम यूज करने के बहुत सारे फायदे हैं। ब्रीफ में अगर बात करूं, अभी हाँ, तक क्या छोटा ही हो करना रहा है, था। 1 मिनट से ज्यादा हाँ, नहीं लेना इस पे, एक डेढ़ मिनट से। एक मिनट ही में खत्म कर रहा हूँ बात कि अभी तक क्या है कि हम कंपनी के पोर्टल्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर मैं नाम नहीं लूंगा किसी इंश्योरेंस कंपनी का, लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि मान लो किसी क्लाइंट की क्लेम हिस्ट्री बढ़ गई और क्लेम ज्यादा आ रहे हैं उसके, तो रिन्यूअल्स के समय में इंश्योरेंस कंपनी रिन्यूअल का डेटा ही वहां पे गायब कर देती है। रिन्यूअल ही गायब हो जाता है, वहां पे क्लाइंट का नाम ही नहीं नजर आता। और अगर हम कंपनी के पोर्टल के ऊपर डिपेंड हैं तो हम क्लाइंट लूज कर देंगे और क्लाइंट की फैमिली सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज कर देंगे। ऐसा हो रहा है। तो ये हो रहा है, इसलिए मेरे हमें, साथ हुआ है। हाँ, मेरे साथ भी हुआ है जी। हम्म। और टू कट शॉर्ट दी स्टोरी, आपने 1 मिनट में खत्म करने के लिए कहा है बात, तो हमें नहीं, आप ले इस लो, एक तरीके से, ये ऐसा 1 मिनट हाँ एक्सटेंड कर लो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो इसलिए हमें अपने सेल्फ डिपेंडेंट होना पड़ेगा। हमें अपना सीआरएम, अपना प्लेटफॉर्म, अपना पोर्टल क्रिएट करना पड़ेगा जहां पर हम क्लाइंट को और बेटर सर्विसेज दे पाएं। क्योंकि हमने जब इंश्योरेंस पॉलिसी पिक करी है तो हम उसे एक कमिटमेंट देकर आए थे कि सर आपके बुरे वक्त के समय मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। और अगर जब उसका बुरा वक्त आ गया तो हम उसका रिन्यूअल ही नहीं याद करा पा रहे, तो फिर हम कहाँ से उसके साथ खड़े हुए हैं। तो इसलिए हमें एक अपना पर्सनल सीआरएम चाहिए जहां पर हम अपने क्लाइंट की एक एक रिन्यूअल, एक एक क्लाइंट की डेटा एंट्री कर पाएं, ताकि रिन्यूअल्स के समय हम उसका फॉलोअप ले पाएं और उसे और बेटर सर्विसेज दे पाएं। तो इसलिए यहाँ पे अपना हमारा पर्सनल सीआरएम की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और फिर दूसरा ये भी है कि हम मल्टीपल कंपनियों के साथ काम करते हैं, तो एक ही जगह हाँ हमारा डेटा हो जाता है, हाँ तो फिर हाँ सही हाँ है। हाँ हाँ। कि आप मान लो 6 हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज के साथ काम कर रहे हो, तो आप 6 पोर्टल्स के ऊपर डिपेंड हो। इंस्टेड ऑफ 6 पोर्टल खोलने की बजाय आप एक पोर्टल अपने सीआरएम के ऊपर सारा डाटा एंटर कर सकते हो। मान लो कोई क्लाइंट हॉस्पिटल एडमिट है, आप लोग, सब लोग करते होंगे हेल्थ इंश्योरेंस का काम भी, आप लोग ये ऑब्जर्व करते होंगे कि जब भी क्लाइंट हॉस्पिटलाइज होता है तो 80% तक, मैंने ये ऑब्जर्व किया है, आपने भी ऑब्जर्व करते होंगे कि क्लाइंट हमेशा आपको फोन करता है कि वो पुनीत जी पॉलिसी भिजवा देते, है ना, हाँ। या वो आपके ऑफिस फोन करेगा। जबकि आप उस समय आपको इरिटेशन भी होती होगी कि यार तुझे व्हाट्सएप भी किया हुआ है, तुझे ईमेल भी करी हुई है, तुझे हार्ड कॉपी भी भिजवाई हुई है, तो फिर भी चौथी बार मेरे से मांगा, तेरे मोबाइल में ऐप भी है ना, स्टिल ही कॉल्स यू। और उस समय अगर आप पोर्टल पे डिपेंड हो और कंपनी का पोर्टल खोला और पोर्टल वहां पे लिखा आ जाए कि सर्वर इज स्लो या सर्वर नहीं चल रहा, तो आप हैंडीकैप हो जाओगे। इसलिए आपकी पॉलिसी आपके सीआरएम में डाउनलोडेड है, आपने वहां से निकाली, क्लाइंट को व्हाट्सएप कर दी, तो दिस इज द सर्विस थैंक यू, जहाँ थैंक पे यू। सीआरएम आपको हेल्प करता है। सर सीआरएम का फुल फॉर्म क्या है सर? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, कि आपका सीआरएम को पूरे आप उस कस्टमर को पूरी कंप्लीट सर्विस दे पाओ आप। ठीक है। एक सॉफ्टवेयर है हाँ, जी। डॉक्टर सुबोध ने हाथ उठाया। डॉक्टर साहब, शॉर्ट में आप कुछ भी पूछना चाहते हैं पूछ लीजिए, हालांकि। पुनीत जी, कौन सा सीआरएम आप यूज कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा बताइए, ताकि दूसरे को भी फायदा होगा, हमको भी फायदा होगा। इसका ये जो तारा सीआरएम नाम है इसका, और हम लोगों ने, हमारी एज अ टीम है करीबन 9 लोगों की, जो हम लोगों ने खुद डेवलप कराया है। एंड अजय त्यागी जी इसमें कोर मेंबर हैं। इसके बारे में आपको ज्यादा जानकारी, जैसे ही आप त्यागी जी के साथ इन टच हो सकते हैं, तो दे विल प्रोवाइड यू दी कंप्लीट इंफॉर्मेशन। आप आपको इसका सुबोध जी डेमो मेरे दे से बात सकते कर हैं। लेना बाद में, सीआरएम से रिलेटेड जो भी क्वेरी आप मेरे से बात कर लेना, मेरा नंबर ग्रुप में है सारों में, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अभी आप एक सवाल, हालांकि टाइम हो चुका है, मेरे को तो जी लग रहा है कि मैं सोच रहा था कि सवाल कहाँ तक पूछवाऊंगा, लेकिन आपसे इतनी डिटेल में बात मेरी आज तक नहीं हुई, जबकि मैं आपको अपना मित्र भी बोलता हूँ और सारी चीजें बातें करता हूँ। आज आपने दिल खोल के आप हमारे साथ शेयर किया है। भाभी और बच्चे जी भैया। आपकी परफॉर्मेंस से या आपके द्वारा कमाए गए पैसे से, मतलब कहाँ तक आप मानते हैं कि अब मैं उन्हें वो चीज दे पा रहा हूँ जो उन्हें चाहिए? देखो जी, जो उन्हें दे पा रहा हूँ बिल्कुल, जो जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो उनकी ख्वाहिशें हैं, है ना, वो कोशिश यही रहती है कि वो पूरी कर पा रहा हूँ। और वो कहते हैं कि आप इतना हमेशा कमाते रहें कि आपकी वाइफ हमेशा यही पूछती रहे आप, आगे से आगे उसकी रिक्वायरमेंट या डिमांड हमेशा रहे, तभी आप और आगे और कमाने की इच्छा रहेगी आपकी।
तो मेरी वाइफ की इच्छा हमेशा और यही रहती है, और खर्चे उसके ज्यादा बढ़े तो ताकि मैं और कमाता रहूं, है ना? तो नहीं अभी देखिए, तक ये उसकी तो नेवर एंडिंग है चीजें तो। हाँ हाँ, इच्छाएं तो कभी पूरी नहीं होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने आप को सेटिस्फाइड महसूस करते हैं कि मैं कंफर्टेबल लाइफ स्टाइल अपनी फैमिली को दे पा रहा हूँ। बिल्कुल जी, बिल्कुल। बिल्कुल दे पा रहा हूँ। बिल्कुल दे पा रहा हूँ, और इसीलिए कि शायद मुझे लगता है कि मैं दे पा रहा हूँ, क्योंकि अ, आप आपका इस चीज से आइडिया लग जाता है कि अगर आप अपने बच्चों के, अपने वाइफ के और अपने बच्चों के, अगर आप हीरो हो, तभी आपके बच्चे भी इस प्रोफेशन में आने के लिए इंटरेस्टेड हैं। मैंने उन्हें कभी फोर्स नहीं किया कि आप भी मेरे काम में आओ फ्यूचर में, बट उन दोनों का इंटरेस्ट आज की डेट में यही है, दे वांट टू जॉइन दिस प्रोफेशन, दिस बिजनेस ओनली, बिकॉज दे सी, आई डोंट नो, उन्हें लगता है कि यहाँ पे आप लोगों की हेल्प कर रहे हो, आप पैसा कमा रहे हो, और आपको रिस्पेक्ट, रिवॉर्ड, रिकग्निशन मिल रहा है। तो यही सब चाहिए, और यही सब हमारे प्रोफेशन में मिलता है, और आने वाला समय जो है वो और ज्यादा हमारे देश में ब्राइट है, ग्रोथ है। तो इसलिए मेरी फैमिली भी मुझे इस चीज में सपोर्ट करती है पूरा। मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछूंगा। अब जी। हमारे एजेंट कम्युनिटी के लिए आप 1 मिनट में क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही मैसेज देना चाहूंगा कि सब सर्व करें अपने क्लाइंट्स को, जो आपके एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं। हमारा फोकस, नो डाउट, पैसा तो है ही, पैसा बाय प्रोडक्ट है, पैसा तो अपने आप आ ही जाएगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हम सर्व सर्व करते रहें उन्हें, है ना? सिर्फ सर्विस दें आप उन्हें, उनकी जो रिक्वायरमेंट है, जो नीड है, अगर वो फुलफिल कर दें हम उनकी नीड, तो बिजनेस अपने आप आएगा, रेफरेंस अपने आप आएगा। हमें रेफरेंस मांगने तक की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद आपको रेफर करेगा कि मेरी इसकी, मेरे फ्रेंड की, मेरे रिश्तेदार की इंश्योरेंस कर, जो मुझे फील होता है। एक लाइन में मैं यही कहूंगा कि सर्व सर्व योर क्लाइंट, सर्व अदर्स, बिजनेस विल ऑटोमेटिकली फॉलो। अभी मेरे हिसाब से हमारा टाइम 2 ही मिनट बचे हैं। जी। मकसूद सैयद जी का हाथ खड़ा हुआ है। मकसूद जी, कैमरा ऑन करके सवाल पूछिए, जो भी कुछ कर बात करनी है। धन्यवाद अजय त्यागी जी, अपॉर्चुनिटी दी सवाल पूछने की सर से। जिस तरह सर ने कहा, उनका रिलेशन डॉक्टर के साथ हुआ था और उन्होंने उसका बेस बनाया प्रोस्पेक्टिंग के लिए। तो नॉर्मली जी। आपने जो बेस बनाया था, जैसे जी। कि मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस के लिए, और नॉर्मली देखा जाता है, मतलब जरूरत नहीं हर किसी का, लेकिन जी। ज्यादातर डॉक्टर कम्युनिटी का वो कहते हैं कि हम क्लेम मैनेज करते हैं। तो किस तरह से मतलब उसको हैंडल आप करते हो, जिसके थ्रू मतलब ट्रांसपेरेंसी बनी रहे और सही तरीके से हम ये उनका या उनके थ्रू आए हुए पेशेंट्स का हम मेडिक्लेम कर पाए। मैं थोड़ा सा समझ नहीं पाया, क्या कह रहे हैं कि आप? वो कहते हैं कि मेरी जो पॉलिसी है, जो भी एक्स रहेगी, वो हर साल हम क्लेम कर लेते हैं, मीन्स वो कुछ भी दिखा के मैनिपुलेटेड क्लेम की बात कर रहे हैं। ऐसे बंदों को छोड़ दो मकसूद जी, नहीं चाहिए हमें मैनेज फिर। करते हैं। हाँ, मैनिपुलेशन हम्म। मैनिपुलेशन करते ऐसे हैं। ऐसे क्लाइंट्स को तो मकसूद जी हम करते करते ही नहीं, और मतलब हमें 2-3 दिन के बाद ऐसा कोई ना कोई फोन कॉल जरूर आ ही जाता है कि ये इसे ये प्रॉब्लम है, इसकी इंश्योरेंस कर दो, इसमें ये प्रॉब्लम है, ये कर दो। तो ऐसे क्लाइंट को हम छोड़ ही देते हैं, वी डोंट ऐसे डू। का तो काम ही नहीं करना है, ऐसे ऐसे का क्लाइंट तो को ये तो। एंटरटेन ही नहीं करते। बस एक लाइन में मैं यही कहूंगा आपको कि आप अगर ऐसे क्लाइंट्स को हम सर्व करना शुरू कर देंगे ना, तो हमारा नेटवर्क वैसे क्लाइंट्स का ही बनना शुरू हो जाता है, और वैसे ही रेफरेंस आने शुरू हो जाते हैं। आप अगर साफ काम करेंगे, आप मना कर देंगे कि ये मैंने करना ही नहीं है, तो आपकी रिस्पेक्ट, आपकी एक पहचान मार्केट में अलग बननी शुरू हो जाएगी, और आपको उसी तरह के क्लाइंट्स आने शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे क्लाइंट छोड़ दो, आप चाहिए नहीं। 152 करोड़ की पॉपुलेशन है सर, सारी जिंदगी लगे रहेंगे तब भी काम की कमी नहीं है इंडिया आपने में। अलग अलग ब्रांड रिप्रेजेंट करते हो क्या? आपके मतलब जैसा एनजे हो गया उसके थ्रू, या इंडिविजुअल आपने एजेंसी लिए रखी है सर? मैंने इंडिविजुअल ली हुई है सर। चलो ठीक है इंडिविजुअल ली मकसूद हुई जी, बाकी बात है आप मेरे से बाद में कर लेना। मैं, अमित जी ने हाथ खड़ा किया हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं हमारे इस फोरम में वो, तो वो कुछ ना कुछ वैल्यूबल पूछेंगे। थैंक यू सर।
निरुला साहब को लाने के लिए, त्यागी जी और टीम भी ITV। बहुत कुछ अच्छा सुनने और सीखने को मिला, और बहुत कुछ मुझसे भी रिलेट करता है कि मैं भी नौकरी करता था, छोड़ा, फिर टीम बिल्डिंग में आया, फिर खुद का बिजनेस किया। और आपने बोला आपने 10 12 13 एम्प्लॉय रखे हैं, ऑलमोस्ट मैंने भी रखे जी। हैं। तो मैं आपका इनकम और खर्चा नहीं पूछना चाहता, वो पूछना ठीक नहीं है। मैं एक परसेंटेज टर्म पूछना चाहता हूँ कि आपकी ग्रॉस रेवेन्यू के आगे आपके जो एम्प्लॉय के एक्सपेंसेस है परसेंटेज टर्म में कितने हैं, कि कितने प्रतिशत आपका पैसा आपकी आमदनी के आगे कर्मचारियों पे खर्च होता है। थैंक यू सर। आप जो फिगर है, गुड क्वेश्चन पूछा आप ये पकड़ के चलिए कि 20% के आसपास जो मैंने टोटल प्लान किया हुआ है कि अपना सैलरीज में भी जाना है और आपकी पर्सनल ग्रोथ के ऊपर भी लगाना है। 20% ये पैसा मैंने खर्चना ही है। ऑफ द टोटल इनकम का 20% एम्प्लॉयज के ऊपर भी लगाना है और पर्सनल ग्रोथ पे भी लगाना है। पर्सनल ग्रोथ कहने का मतलब अपने आप को अपग्रेड करने के लिए, चीजें नई नई सीखने के लिए, ट्रेनिंग्स के लिए। थैंक यू सर, आई गॉट माई आंसर। ओवर टू यू सर, त्यागी जी। थैंक यू वेरी मच अमित जी। अब मैं, सुरेश अरोड़ा जी शायद मीटिंग में है हमारी। अतुल जैन जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैं आपको फोन मिला, देख नहीं पा रहा था। हाँ। आप हमारे पुनीत भाई हैं, इनका बहुत ही वैल्यूबल इनपुट रहा है। हम वैसे तो किसी को कुछ देते नहीं हैं स्पीकर को, क्योंकि हम खुद कम्युनिटी में डेवलपमेंट में लगे हुए हैं। तो आप इनका मतलब एक वोट ऑफ थैंक्स इन्हें दें। और उसके बाद राजेश राठौर जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इमीडिएटली आप जो है ना वो अपना शांति पाठ चला दें। उसके बाद हम लोगों की फीडबैक लेंगे। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद अजय भाई, पुनीत नरूला जी को लाने के लिए। पुनीत नरूला जी हम हमारे लिए नया परिचय नहीं है, क्योंकि हम लोग गोपीनाथ सर के सेशन में इनके साथ एसोसिएटेड रहे हैं। बट जिस तरीके से आज का जो सेशन हुआ है और जो उन्होंने वैल्यूबल इनपुट्स दिए हैं, जो अपनी लाइफ की जो चीजें हैं वो दिल खोल करके जो बात करी है, वो बेसिकली मतलब लग रहा है कि जो एक मंझा हुआ खिलाड़ी होता है ना, वो ही ऐसी बातें कर सकता है। और नरूला जी ने आज अपनी जितने भी डिस्कशंस करे हैं वो बहुत ही वैल्यूबल है। और मैं मुझे लगता है कि यदि मेरी इस बात में थोड़ा सा भी दम है, तो आप लोग सब लोग जिन्होंने आज ये सेशन पूरा अटेंड करा है, वो प्लीज अपना चैट बॉक्स में अपना रिस्पॉन्स करें। और मेरा आप लोगों से और एक निवेदन है, जब भी कोई एक स्पीकर अच्छी बात करता है, तो आप अपने जो हमारे यूट्यूब चैनल पे भी अपने कमेंट्स दीजिए, और अपने जो हमारे ग्रुप्स बने हुए हैं, क्योंकि हमें यदि आप लोगों की तरफ से इनपुट मिलेगा तो हम अच्छे लोगों को और दोबारा से ला पाएंगे, तिबारा से ला पाएंगे। यदि हमें आप लोगों से मैसेजेस नहीं मिलेंगे, तो हमें कैसे पता लगेगा कि कौन से स्पीकर ने क्या वैल्यू एडिशन दी है। तो पुनीत नरूला जी का हमारे एफपीआरटी परिवार की तरफ से, बीइंग ए जनरल सेक्रेटरी ऑफ एफपीआरटी, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि वो जिस तरह से हम इस कम्युनिटी में, हम जो एक एजेंट्स कम्युनिटी के लिए ये जो हमने एफपीआरटी बना रखा है, उसमें अपना सहयोग हमेशा रखें। और जब जब उन्हें हम आपसे रिक्वेस्ट करें, और जब भी आपके पास हमारे लिए थोड़ा सा टाइम रहे, आप इस एडवाइजरी कम्युनिटी के लिए, कंट्रीब्यूशन के लिए हमेशा अवेलेबल रहिए। थैंक यू सो मच पुनीत सर, आज का सेशन वंडरफुल था। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच जी। थैंक यू सो वेरी। राजेश भैया शांति